बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन विद सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर चैप्टर 9 से 18 तक के तमाम कंसेप्ट्स, तमाम की पॉइंट्स प्लस आपके MCQ एंड लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन विद सोल्यूशन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर लेक्चर के मैंने आपके लिए 20 यूनिक MCQ बनाए हैं और इसी तरह मैंने इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आप हमसे ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो तमाम सॉफ्टवेयर हैं वो पेड हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी आप कांटेक्ट किया करें, वरना इस तरह से अपना भी टाइम वेस्ट मत करें और दूसरों का भी ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव लेक्चर नंबर 9 के। तो इसके कंसेप्ट को आप खुद रीड कर लीजिएगा। बैड डेबिटर्स आर आल्सो नोन एज, बैड डेबिटर्स को हम क्या कहते हैं? अनकवरेबल डेबिट्स, ऐसे डेबिट्स जो कवर ना हो सके। डाउटफुल डेबिट्स हैव अ हाई रिस्क ऑफ नॉन रिकवरी, तो जो हमारे डाउटफुल होते हैं ना डेबिट्स, फिर हमें बड़ा रिस्क होता है कि पता नहीं इसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो नीचे आप देख सकते हैं डाउटफुल डेबिट्स इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ अमाउंट। वेयर इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स सेट ऑफ, तो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट कहाँ पर सेट ऑफ होती है? डेबिटर्स बैलेंस इन बैलेंस शीट। इफ रीमेयड प्रोविजन इज ग्रेटर देन प्रीवियस बैलेंस द इंक्रीमेंट इज, तो अगर हमारी रीमेयड प्रोविजन ग्रेटर है हमारे प्रीवियस बैलेंस से, तो इंक्रीमेंट कहाँ पर होगा? हमारे बैड डेबिट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्रीमेंट होगा। ये जो नीचे कंसेप्ट दिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझसे ये पोर्टल बाय करके तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक मैसेज है। स्टूडेंट्स, आप इसको कभी भी स्किप ना किया करें, क्योंकि जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको इस MCQ जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसके कंसेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई और MCQ भी आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ रीमेयड प्रोविजन इज लेसर देन डिडक्शन इज, तो अगर हमारी जो रीमेयड प्रोविजन है वो लेसर है तो रिडक्शन क्या होगी? तो रिडक्शन इन बैड डेबिट एक्सपेंसेस, तो हमारी जो रिडक्शन होगी वो किसके अंदर होगी? बैड डेबिट एक्सपेंस के अंदर। डिक्रीज इन प्रोविजन एक्ट एज अ गेन रिडक्शन इन एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारे पास है बैड डेबिट रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू, तो बैड डेबिट्स को अगर हम रिकवर कर लें तो हम उसको क्या कहते हैं? बैड डेबिट रिकवर्ड, यानी कि AC। डिस्काउंट अलो टू डेबिटर्स इज डेबिटेड टू, तो डिस्काउंट जहां पर हम अलाउ करते हैं हमारे पास वो कौन सी टाइप होती है? डेट्स कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि A/C। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउएबल इज कैलकुलेटेड ऑन, तो हम जो प्रोविजन देते हैं डिस्काउंट के ऊपर उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? डेबिटर्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्रोविजन फ्रॉम डाउटफुल डेबिटर्स रिटर्न ऑफ आर क्रेडिट टू, तो हमारे जो डेबिटर्स के रिटर्न ऑफ होते हैं वो किसको क्रेडिट किए जाते हैं? हमारे डेबिटर्स को। अ जर्नल प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, ये MCQ आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको एक भी MCQ को स्किप नहीं करना। थोड़े से आपके ये कंसेप्चुअल हैं, वीडियो की लेंथ बहुत हो जाती है, वरना ये जो मैंने ऊपर आपको की पॉइंट्स दिए हैं अगर मैं इनको एक्सप्लेन करती तो आपको ये MCQ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाने थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटेड प्रोविजन रिक्वायर, तो हमारी जो प्रोविजन होती है अगर हम उसको क्रिएट करें तो वो क्या रिक्वायर करती है? D आर बैड डेबिट्स एंड C आर प्रोविजंस। फर्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ बैंकरप्ट डेबिटर ट्रस्टी इज, जो फर्स्ट डिविडेंड रिसीव होता है बैंकरप्टिसिटी से, तो हमारा जो डेबिट ट्रस्टी होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिटेड टू द डेबिटर, यानी कि डेबिटर को क्रेडिट किया गया है। डाउटफुल डेबिट्स आर कॉन्ट्रा एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डाउटफुल डेबिट्स होते हैं डेट आर कॉन्ट्रा एसिड्स। इसी तरह ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड है कि एट 1 जुलाई 2025, या यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, आप मे बी यहाँ पर कोई और ईयर मेंशन हो। प्रोविजन हैज 48,000 एट 30 जून 2026, रिसीवेबल वर 83,000 RS 72
72,000 written off as a bad and provision adjusted to 60,000. नेट बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज रिसीवेबल। तो देखें स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि हम 8,000 के अंदर से माइनस करेंगे 72,000 को, हमारे पास जो रिमेन आएगा डेट इज 76,000 लेस क्लोजिंग प्रोविजन। तो अब हम इसकी लेस क्लोजिंग प्रोविजन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसके अगेन हमारे ये जो रकम दी हुई है डेट इज नेट बैलेंस, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 706,000। इसी तरह आपके पास कैलकुलेशन का नेक्स्ट जो MCQ आ सकता है, डेट्स सेल RS.2M डेबिटर 5% ऑफ द सेल, प्रोविजन इज 4% ऑफ द डेबिटर, मेकिंग अलोनेंस $1 to $3 हायर देन द ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ इस तरह से है कि हमारी जो डेबिटर के ऊपर सेल्स टैक्स है डेट इज 5%, इसी तरह जो प्रोविजन टैक्स है डेट इज 4%, जबकि हमारी जो अलोनेंस है वो $2 से $3 है या इससे हायर है जहां पर हमारा जो बैलेंस था वो ओपन हुआ। तो आप इसकी प्रॉफिट को किस तरह से प्रॉफिट इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें यहाँ पर हमारा जो डेबिटर था डेट इज 100K, ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन हमारी 4K थी एंड ओपनिंग वाज 3K, तो ओपनिंग 3K थी। तो आप इसको किस तरह से ये इंक्रीज किस तरह से होगा? 1000 से इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट इफेक्ट का, उसको यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू को डिडक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि इतनी मुश्किल तो पेपर में नहीं आते, ये तो बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स आपको तब आइडिया होगा जब आपके सामने पेपर ओपन होगा, तो आप लोगों ने इन कैलकुलेशन को मिस नहीं करना। देखें मे बी यही जो कैलकुलेशन है वो आपके लॉन्ग शॉर्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हमारी जो MGT 101 है उसके अंदर मैक्सिमम आपकी कैलकुलेशन ही हैं। रिसीवेबल्स RS to 30,000 स्पेसिफिक प्रोविजन, हमारी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो 230,000 है। इसी तरह इमिली RS 450 लाख, ठीक है, हमारे 450 है, और जबकि हमारा जो लाला है उसने जो प्राइस पे की है डेट इज 980। तो हमारी जो जनरल प्रोविजन इसके ऊपर लगी है डेट इज 5% एंड ओपनिंग प्रोविजन है हमारी 11,700। चार्जेस टू इनकम स्टेटमेंट, तो अब हमने इनकम स्टेटमेंट के चार्जेस को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है। हम प्रोविजन हमारे पास जो होती है प्रोविजन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हम हमारी जो 230,000 है उसके अंदर से हम माइनस करेंगे अपनी दोनों वैल्यूज को और इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5% के साथ। इसकी जब हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करेंगे तो डेट बिकम्स 12,889, ठीक है। और इसके बाद जब हम इसके अंदर से माइनस करेंगे हमारे ऊपर जो वैल्यू दी हुई है ओपनिंग प्रोविजन की, जब हम इसको माइनस करेंगे डेट्स बिकम 1,159। तो ये हमारा जो एक्सपेंस आएगा इनकम स्टेटमेंट डेट इज 1,159। इसी तरह हमारे पास है ग्रोस रिसीवेबल, आपके पास ग्रोस रिसीवेबल 12,000 है। इसी तरह क्रेडिट सेल आपके पास 1,25,000 है। इसी तरह आपके जो कैश रिसीवेबल्स हैं 11,55,000 आई थिंक ये बनता है या 55,000, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि असल में मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया नहीं हुआ। तो जब तक कि हम इसकी लेक्चर को डिलीवर नहीं करते तो एग्जैक्ट जो इसका कंसेप्ट है उसको हम मास्टर नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगे वहाँ तब मैं इसकी कंप्लीट सीरीज अपलोड करूं। बैड डेबिटर्स रिटर्न ऑफ 7,100 अलोनेंस इंक्रीज बाय 950 to 2,100। नेट रिसीवेबल, तो आप नेट रिसीवेबल को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो तमाम हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो इसका सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप अपने हैंड आउट को उठाएं और फार्मूलाज को मेंशन कर लें। आप अपने पेज के ऊपर फार्मूलाज को लिखें, उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर करके आंसर्स निकालें। तो इससे क्या होगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे और बहुत हद तक आप लोगों को भी मास्टर कर सकते हैं। तो आपने इस मेथड को अपनाना है। देखिए अब ये डिफरेंट आपके पास जो कैलकुलेशंस दी हुई हैं, जब तक हम इनको हाथ से नहीं करते हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी कैलकुलेशन है जिसे आप पेपर पर परफॉर्म करेंगे, फिर ही आप इसके करेक्ट आंसर को अचीव कर सकते हैं। अब इसी तरह आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, कि आपके पास 80,000 है डेबिटर के तौर पर और मिस्टर किल
ऑन्स 10,000, ठीक है, यानी कि 75% रिकवरी एक्सपेंड। तो उसने 80,000 में से 10,000 जो है वो उसने रिकवर कर लिया है। तो आपने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक प्रोविजन। तो स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक प्रोविजन इज अलोनेंस क्रिएटेड फॉर explicitly identified receivable that are known to be debits are unrecovered। तो स्पेशली हमारे जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो एक ऐसी अलोनेंस है जो एक्सप्लिसिटली रिसीवेबल्स को आइडेंटिफाई करती है, उस अलोनेंस को आइडेंटिफाई करती है डेट आर नोन टू बी डाउटफुल, ठीक है, जो डाउटफुल होते हैं या नॉन रिकवरेबल होते हैं। इसी तरह ओनली द अन रिकवरेबल पोर्शन इज प्रोवाइडेड। तो आप किस तरह से करते हैं? टोटल डेबिट आपके पास कितना है? 10,000। इसी तरह अनरिकवरेबल आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज इसकी 100 माइनस 75%। तो हमारे पास 25% यानी कि आपने रिसीव कर लिया है। तो स्पेसिफिक प्रोविजन आपकी क्या है? 10,000 इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 25,000 के साथ, डेट बिकम्स 5,500। तो हमारी जो स्पेसिफिक प्रोविजन निकलेगी वो क्या है? 2500। इसी तरह बेस्ड ऑन जिस तरह आपने पीछे क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है, बिल्कुल इसी तरह आपने वैल्यूज को पुट करके अपनी स्पेसिफिक प्रोविजन को फाइंड आउट करना है। अगेन आपके पास जनरल प्रोविजन की आपने कैलकुलेशन करनी है प्रोविजन अमाउंट की। तो इसका भी जो फॉर्मूला है नीचे मेंशन्ड है, सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि जनरल प्रोविजन इज अ परसेंटेज बेस्ड अलोनेंस अप्लाइड ओनली टू रिमेनिंग गुड डेबिटर्स आफ्टर द डिडक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन। तो स्पेसिफिक प्रोविजन को अगर हम डिडक्ट करते हैं, जो हमें बाकी बचता है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी जनरल प्रोविजन होती है। इसी तरह एजिंग एनालिसिस आपके पास क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये सिर्फ आपके शॉर्ट में नहीं बल्कि लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है एजिंग एनालिसिस कैटेगराइज रिसीवेबल बाय हाउ लॉन्ग दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग, अप्लाइंग हायर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज टू ओल्डर डेबिट्स, ठीक है, ओल्डर डेबिट्स को ये हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये इसकी कैलकुलेशन है आपकी जो ऊपर सिनेरियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आपने किस तरह से इसे परफॉर्म करना है। आपकी जो लेस देन 30 डेज है वो 9K है, ठीक है, 9K to 0% है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने 90 आपके पास जो 1000 है उसको मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ। इसी तरह आपकी जो 30 to 60 डेज की है वो 60K से 5% तक है। तो सेम आपने इन सबको पहले प्लस करवा देना है मल्टीप्लाई, और फिर एंड पर आकर प्लस करवा देना है, जो आपका टोटल आंसर आएगा दैट इज योर टोटल प्रोविजन। इसी तरह आपकी डेबिटर यहाँ पर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो इसकी हमारे पास क्या मेथड है? सेम हमने वो जो ऊपर परफॉर्म किया है, पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा उसके अंदर से हम टोटल को माइनस करवा देंगे, और अगेन हम यही मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर द डेबिटर रिसीवेबल 2 years बाल बिटवीन 70,000, क्रेडिट सेल आपके पास है 200,000 एंड रिसिप्ट हमारे पास कितनी है? 185,000, बैड डेबिट्स रिटर्न ऑफ 8,000। तो देखें यहाँ पर आप किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको बेसिकली ये जो मैंने ऊपर आपको स्टेटमेंट दी है ये भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि व्यू वाले थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं करते। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये होता है कि आपको पहले से आइडिया हो, कोई भी मुश्किल किस्म की सिचुएशन आ जाए या इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता हो किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से आपके पास कुछ होगा, टेबल बना होगा, और ये तमाम वैल्यूज आपको दी होंगी। सिर्फ आपने क्या करना है? इनको कैलकुलेट करना होगा। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? आपकी जो डेबिटर्स कंट्रोल account summarize all debit sales, cash receipts and bad debits to determine the final amount owned by the customer। तो इसके अंदर हमारी जो फाइनल रिसीवेबल्स होते हैं ना, जो कस्टमर होल्ड करता है, यानी कि उसके अपने होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। इसी तरह आपने प्रोविजन फॉर डेबिटफुल आपने प्रिपेयर करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं और कैलकुलेट करना है बैलेंस रिक्वायर 6,000 के हिसाब से। तो स्टूडेंट इसका टेबल भी आपके पास मेंशन है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिपेयर बैड हैबिट्स और इंक्रीज इन प्रोविजन, तो इसके अंदर आपने इंक्रीज इन प्रोविजन को यूज करना है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप अपने लेक्चर्स को सिंपली सिर्फ लेक्चर को सुनेंगे और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो हैंड आउट है ये तमाम चीज़ें वहीं से बनाई गई हैं, और एक चीज़ आप हमेशा क्लियर करें कि कभी भी MGT
कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो 100% आपके हैंडआउट से नहीं आते। आपका कंसेप्ट हैंडआउट से होगा, आपकी सिनेरियोज हैंडआउट से होंगे, लेकिन उनका जो तरीका होगा या जो आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये बेसिकली 100% आपके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है, आपके व्यू के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली। तो इससे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपने उसको किस तरह से आंसर करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ऊपर पहले ही आपको की पॉइंट्स के अंदर ये तमाम फार्मूलाज मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए इसके क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट हमारे पास है PPE आर एसेट्स यूज फॉर एक्सेस। तो PPP हमारे जो एसेट्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, तो डेट इज यूज्ड फॉर 1 ईयर। इसी तरह एक्सचेंज्ड एसेट लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस आर मेजर्ड एज। तो हमारे जो एक्सचेंज एसेट्स होते हैं जिसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस की कमी होती है, हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैरिंग अमाउंट गिवन अप विच नोट अ कोस्ट कंपाउंड ऑफ PPE। तो हमारे पास जो PPE का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, डेट इज रीफंडेबल टैक्सेस। डिप्रिसिएबल अमाउंट इज, तो डिप्रिसिएबल अमाउंट हमारे पास क्या होती है, कोस्ट रेजिडेंशियल। स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई इक्वल एलोकेशन ओवर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड किस तरह से इक्वल एलोकेशन करता है और किसके ओवर करता है, यूजफुल लाइफ के। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई रेट टू द नेट बुक वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नी एंड जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन। तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू होती है, डेट इज DR डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड DR प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कमर्शियल सब्सटेंस इम्प्लाई कैश काउज आर नॉट इक्वल। तो ये आप कंसेप्ट जब रीड आउट करते हैं तो आपको ऊपर वाला जो हमने एमसीक्यू किया है उसकी लॉजिक समझ आ जाती है। डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स कोस्ट इंक्लूडेड। डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स की जो कोस्ट होती है उसको हम किस तरह से इंक्लूड करते हैं, साइट रिस्टोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सिक्वेंट टू रिकॉग्नाइजेशन PPE इज मेजर्ड एट। तो PPE को आप किस चीज पे मेजर कर सकते हैं, कोस्ट आर रीवैल्यूएशन से। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस इज रेजिडुअल वैल्यू सब्ट्रैक्टेड बिफोर रेट एप्लीकेशन। तो डेट इज नो, तो कोई भी वैल्यू को हम डिक्रीज नहीं करते या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। नेट बुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस ACC डॉट डिप्रिसिएशन, ठीक है, यानी कि NBV इज द ओरिजिनल कॉस्ट लेस देन ऑल अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू द डेट। इसी तरह इन एसेट डिस्पोजल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट टू ट्रांसफर्ड टू। तो आपकी जो एसेट डिपोजल होता है उसके अंदर जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होती है उसको आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं, एसेट डिस्पोजल A/C इन इफ प्रोसीडेड ग्रेटर देन MBV रिजल्ट इज गेन। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो गेन होगा। देखें, रिसीविंग मोर कैश देन बुक वैल्यू जनरेट अ प्रॉफिट ऑन द डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल इज क्रेडिटेड टू। तो गेन ऑन डिस्पोजल किस चीज को क्रेडिट करता है, इनकम स्टेटमेंट्स को। इसी तरह आपकी कैलकुलेशन है, कोस्ट 80K है आपके पास, रेजिडुअल 2K है, लाइफ 4 ईयर्स है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन पर ईयर है। तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 90K से। और इसका हमारे पास क्या फार्मूला है, आप टोटल में से 2000 को माइनस कर देंगे और डिवाइड करवा देंगे 4 के ऊपर। देखें 4 ईयर है ना, तो टाइम के साथ इसको हम डिवाइड करवा देंगे, तो डेट्स बिकम 19500। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है कि आपकी कोस्ट 30K है, रेजिडुअल 6 ईयर है और 6K है, जबकि आपका जो टाइम है वो 4 ईयर है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करवाएंगे और इन दोनों को माइनस करवा देंगे। नेक्स्ट हम आपके पास है कि आपने एसेट NBV आपके पास है 2560, सोल्ड फॉर 2200, गेन आर लेस। तो आपने इसका गेन एंड लेस फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप माइनस करेंगे। अगर आपके पास माइनस के अंदर वैल्यू आती है, देखिए NBV को माइनस करेंगे हम 2200 के साथ, तो जाहिर सी बात है हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो जब वैल्यू माइनस के अंदर आती है तो इट्स मींस इट्स अ लॉस, इट्स अ नेगेटिव। नेक्स्ट इक्विपमेंट कॉस्ट आपके पास 20K है, ACC डिप्रिसिएशन आपके पास 17.2K है, जिसको आपने सोल्ड किया है 4.8K पर। तो आपने गेन और लॉस को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, आप 20K से 17.4K को माइनस करेंगे और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ अगेन हम हमारे पास जो प्रोसीडेड है ना 4.8 उसको माइनस करवा देंगे इस आंसर के अंदर से। तो अगर हमारा मैक्सिमम आता है यानी कि 2K के बराबर आता है तो ये गेन है, अगर इससे माइनस में आए तो ये लॉस है।
इसी तरह आप नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे, आप इसकी स्टेटमेंट को खुद ही देख सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर आपने एक्चुअल आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो जैसे वहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर आपने टाइम को स्पेसिफिकली मैनेज करना है। नेक्स्ट आपके पास है कि मशीन कॉस्ट आपके पास 80,000 है, इसके बाद आपकी जो रेजिडल है वो 2,000 है, आपके पास टाइम है 4 ईयर्स का और कैलकुलेट करना है आपने 1 ईयर डिप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को यूज करते हुए आपने इसकी डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है। सिंपल है, पहले हम माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करवा देंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको अगेन डिवाइड करवा देंगे 4 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है 1 ईयर एंड 2 ईयर डिप्रिसिएशन के साथ। जिस तरह हमने वहाँ 1 ईयर के साथ किया था, यहाँ पर 2 वैल्यूज को इन्वॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास है, आपने कैलकुलेट करना है सर्विस पर आवर मेथड के थ्रू। तो ये भी यहाँ पर मेंशन है, पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लें यहाँ से, और नीचे इसकी कैलकुलेशन भी गिवन है। इसी तरह आपने यूजिंग सम ऑफ द ईयर डिजिट से फाइंड आउट करना है, तो इसका मेथड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ डिस्पोजल। तो इसके अंदर भी मैक्सिमम जो होता है ना, वो आपने बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करना होता है, फिर आपने डिवाइड करवाना होता है 4 के साथ, फिर जो आंसर आता है उसको आपने ओरिजिनल वैल्यू के अंदर से माइनस करना होता है। अगर प्लस के अंदर आए तो आपके पास प्रॉफिट है, अगर माइनस के अंदर आए तो आपका लॉस होता है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिपेयर प्लांट मशीनरी एसी, यानी कि आपने एक प्लांट मशीनरी को क्रिएट करना है। जनवरी 1 को हमारा जो बेल है B/F, ठीक है, उसने पे किया है 2500। इसी तरह ओल्ड प्लांट डिस्पोजल है आपके पास 5,000 का। तो आपने क्या करना है, आपने न्यू प्लांट खरीदना है और उसकी वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास जो गिवन वैल्यू है उसको आप टोटल करेंगे और फिर आप डेट के अकॉर्डिंगली उस मशीनरी के सीआर को कैलकुलेट करके इसका टेबल बना देंगे। तो मैक्सिमम वही मैंने जैसे ऊपर बताया कि ये टेबल बना होगा इतना इतना, सिर्फ आपने इस चीज़ को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। इसी तरह आपने प्रिपेयर करना है फॉर डीपी आपके पास डिस्पोजल एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर भी आपने कॉन्ट्रा एसेट्स के जो अकाउंट्स हैं उनके मेथड को यूज करते हुए इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह से है। तो चैप्टर नंबर 12 करते हैं। होप सो स्टूडेंट आपके लिए ये तमाम चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप तो खुद नहीं ठीक पढ़ रही होती या फिर आपको खुद नहीं आता। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जो हम तैयारी करवाते हैं वो बनाने में इतना टाइम लगता है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इसको फर्दर रीड करें और फिर आप तक पहुंचाएं। अगर इस तरह से हम करने लगे तो आप तक कभी भी वीडियो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाएगी। आपके फाइनल टर्म्स के अंदर हम अपनी एक्टिविटीज़ को, हमारी पर्सनल जो कमिटमेंट्स होती हैं उनको साइड पर रखकर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मेरे पास जो रिव्यू आते हैं वो यही कहते हैं कि मैम हमने जस्ट वीडियो देखी थी लास्ट मिनट्स के अंदर और हम पास हो गए। तो देखिए, अगर आप फेल होते हैं तो आपका जो अगेन करने की जो फ़ी होती है या पेपर रीस्केड्यूल करवाने की वो 2,000 होती है और अगेन करने की 5,000 होती है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी-सी तैयारी कर लें। आप 5 टू 1,000 पे करके इन पोर्टल्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और अच्छा स्कोर कर लें। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप पेड की तरफ जाएँ, लेकिन आपने अगर पास होना है तो आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल करनी पड़ेंगी। फ़ी अमानिल्लाह।